नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम यहाँ पे इकाई 6 जो हमारी एनटीए नेट में लगी हुई है हिंदी साहित्य में, उस पे हम चर्चा करेंगे हिंदी उपन्यास में गोदान पर। और ये गोदान मित्रों बहुचर्चित उपन्यास है, आप सभी इसके बारे में बहुत भली प्रकार जानते हैं। गोदान पे हम चर्चा करेंगे मुंशी प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास, अंतिम उपन्यास। और पात्रों की चर्चा करें तो हमारे पास में सभी महत्वपूर्ण पात्र हैं, और इन सभी पात्रों की अगर हम चर्चा करें तो इनका नाम है होरी, धनिया जो होरी की पत्नी है, गोबर जो उसका पुत्र है, सोना और रूपा दो पुत्रियां हैं, राय साहब, मेहता और मालती ये तीन और महत्वपूर्ण पात्र हैं जो श्रेष्ठ वर्ग के हैं। इन सभी पात्रों के साथ में गोदान की जो कथा जो गढ़ी जाती है उसका जितनी प्रशंसा की जाए वो प्रशंसा उसकी कम ही है। बहुत सारे विद्वानों ने उसके बारे में तमाम प्रकार के कथन कहे। कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। भारतीय अस्मिता में जो एक किसान वर्ग की या जो निम्न वर्ग की जो स्थिति है उसका जितना यथार्थ गोदान या मुंशी प्रेमचंद के द्वारा किया गया उतना किसी और व्यक्ति के द्वारा कर पाना इतना असंभव नहीं या उतना पूर्णता नहीं प्राप्त हो पाएगी। तो इस प्रकार से हम इसकी प्रशंसा और इसके बारे में समीक्षा प्रश्नों के माध्यम से करेंगे। प्रश्न हमारे साथ में उपस्थित हैं, 20 से 22 प्रश्नों की चर्चा करेंगे और हम आपको पूरा कथानक इसका विस्तृत रूप से विश्लेषित करके उपलब्ध कराएंगे। जे सबसे पहले तो हम उपन्यास का नाम, उसके प्रकाशक का नाम, उसके रचनाकार का नाम और प्रकाशन वर्ष पे चर्चा करते हैं। तो मित्रों अगर हम चर्चा करें तो यहाँ हमारे पास में है 1945, 35, 36 और 30 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न सी ऑप्शन में सही होगा। 1936 में गोदान का प्रकाशन होता है। इसी समय उनकी एक अंतिम कहानी जिसका नाम कफन है वो भी प्रकाशित होती है। इसके साथ साथ हम आपको एक दोहे के माध्यम से उनके सभी महत्वपूर्ण उपन्यासों की चर्चा करके बता देते हैं। सेवर प्रेम रंग मिलिकाया, निर्मल गबन कर्म गो माया। तो 1907 से सोजे वतन उनका कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था। उसी समय से वह उपन्यास लेखन भी कर रहे हैं, कहानी लेखन भी कर रहे हैं। नवाब राय नाम से करते थे, मूल नाम धनपत राय है और ये नाम उनको दया नारायण निगम जो उर्दू के महत्वपूर्ण शायर हैं, साहित्यकार हैं, उनके द्वारा दिया गया था। तो ये छोटी छोटी जानकारी हो गई। प्रारंभ करते हैं, उनके गोदान की चर्चा करते हैं। गोदान का नायक जो होरी है वो किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? पूंजीवादी वर्ग का, जमींदारी वर्ग का, कृषक जीवन वर्ग का या बुद्धिजीवी वर्ग का? तो यहाँ पे हमारे पास जो सही उत्तर होगा वो कृषक जीवन, यानी इस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। तो चर्चा जो की जा रही है एक कृषक की, किसान की, और किस प्रकार से वह अपनी माटी से प्यार करता है और उसी में संपूर्ण जीवन अपना न्यौछावर करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार माटी से जो जुड़ाव है 1936 तत्कालीन परिस्थितियां जो भारत के इस ऐसे वर्ग की जो परिस्थितियां थी उनके लिए इनका लेखन सदैव महत्वपूर्ण रहा। तीसरे प्रश्न में होरी का गांव का नाम। तो होरी जो है वो जिसका गांव था सिमरी, शिवपालगंज, मेरीगंज या बेलारी। तो सही उत्तर के रूप में यहाँ पे हमारे पास में है डी ऑप्शन, बेलारी। जी हाँ, सिमरी और बेलारी के बीच में बहुत जरा सा अंतर था। शिवपालगंज राग दरबारी में वर्णित है, मेरीगंज जो है यह मेलांचल में वर्णित है। तो गांव यानी अगर आंचलिक उपन्यास की बात करें तो हम मेरीगंज मेलांचल की चर्चा करते हैं, लेकिन आंचलिक के पहले अगर हम गांव की जमीनी स्थिति या यथार्थ की अगर अभिव्यक्ति करना चाहें तो गांव के वर्णन के लिए गोदान से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। 4 नंबर प्रश्न की चर्चा करें। गोदान में मुख्य रूप से किस समस्या का उद्घाटन किया गया? तो मित्रों गोदान में जो समस्या थी कृषक जीवन का बोध कराया गया, जमींदारी प्रथा का अत्याचार किया गया। केवल ए और बी दोनों, ये दोनों ही स्थितियां हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कृषक जीवन में जो उस त्रासदी को महसूस कर रहे हैं वो होरी और उसका पूरा परिवार उस त्रासदी को महसूस कर रहा है। राय साहब, मेहता, मालती ये सभी जो हैं ये उच्च कोटि के पात्र हैं, उच्च वर्ग के जो पात्र हैं। इन सभी को अभाव जैसी स्थितियां क्या होती हैं इन सभी का कोई इनसे मतलब नहीं है। एक जमींदारी प्रथा का जो अत्याचार है, राय साहब का अत्याचार है, उस गोदान में उस कर्जे में डूब कर किस प्रकार से होरी और उसका परिवार छत विच्छत हो जाता है उसका वर्णन इसके अंतर्गत किया गया। 5 नंबर प्रश्न की चर्चा करते हैं। गोदान किस वर्ग का चित्रण नहीं हुआ है? मानवतावाद, स्वच्छंदतावाद, साम्यवाद और प्रकृतिवाद। तो यहाँ पे सही उत्तर के रूप में होगा बी ऑप्शन, स्वच्छंदतावाद।
रोमांटिसिज्म जो है, छायावादी विचारधारा जो है, वो इसके साथ साथ में चलती है। लेकिन 1935 दास कैपिटल की स्थापना हो चुकी थी, कार्ल मार्क्स की स्थापना हो चुकी थी, मार्क्स के वाद की स्थापना हो चुकी थी, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन जिसका प्रतिनिधित्व 1936 में स्वयं मुंशी प्रेमचंद जी लखनऊ के सम्मेलन में करते हैं, पहला सम्मेलन, सज्जाद जहीर मुल्कराज आनंद जिसका पेरिस में जिसका प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार की जो विचारधाराएं हैं जिसमें शोषक और शोषित की चर्चा की जा रही थी, तो वो 20 साल पहले से उन सारी चीजों को उद्घाटित कर रहे थे। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1935 में होती है E.M. फास्टर के द्वारा, लेकिन इसका जो वर्णन था, जो गांव की इस ऐसी स्थिति का जो वर्णन, जो यथार्थ का वर्णन कर रहे थे, आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद, यानी यथार्थ का चित्रण कर रहे थे और उसकी अभिव्यक्ति वो आदर्श की ओर उन्मुख करके रख रहे थे। यानी यथार्थ क्या है कि जीवन का सत्य क्या है, आदर्श का मतलब क्या होता है कि जीवन क्या होना चाहिए। तो स्वच्छंदतावाद जैसी विचारधारा उसके अंतर्गत नहीं थी। वो अलग बात है कि जो कविता का युग था उसमें छायावादी विचारधारा साथ साथ में चल रही थी, लेकिन इसके साथ साथ में मित्रों जो मानवतावादी विचारधारा है, ये मानवतावादी विचारधारा के जनक हमारे महत्वपूर्ण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी तो वाद चल रहा था। 1919 से वह भारतीय क्रांति में उनका प्रारंभ होता है, उनका प्रस्फुटन होता है और मानवतावादी विचारधारा को वो अपने जो लेखन है उसका आधार बनाते हैं और गांधीवादी जो विचार हैं वो प्रेमचंद के साहित्य में समाविष्ट होते हैं। साम्यवादी विचारधारा है, प्रगतिवादी विचारधारा, ये तीनों धाराएं उनके उपन्यासों, लेखन के लिए, साहित्य के लिए महत्वपूर्ण है। 6 नंबर प्रश्न, गोदान में मिस्टर मेहता किस बात का बोध करता है? अंतर्विरोध मूलक है, शोषक वर्ग का बोधक है, महाजनी व्यवस्था का बोधक है, कृषक वर्ग का बोधक है। सही उत्तर के रूप में होगा ए ऑप्शन, जो अंतर्विरोध का मूलक है। जी हाँ, शोषक वर्ग में राय साहब जी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अंतर्विरोध के मूलक के लिए मिस्टर मेहता का चरित्र ध्यान रखना ये बहुत अलग है, इसलिए ये प्रश्न बनने की प्रबल संभावनाएं हैं। 7 नंबर प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो कौन सा मालती के लिए प्रेमचंद ने कहा? तो मालती और मिस्टर मेहता दोनों मैंने शहरी दो लोगों के बारे में कहा। बाहर से तितली, भीतर से मधुमक्खी, इसमें जो सही उत्तर होगा वो ए ऑप्शन होगा। वो बाहर से तितली है और भीतर से शहद इकट्ठा करने वाली मधुमक्खी है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही मालती के लिए सही होगा। तो अंतर्विरोध के रूप में मिस्टर मेहता, और इस प्रकार की विचारधारा जो सम्मुख आपके वर्णित है इसमें मालती का कथन आ जाएगा। 8 नंबर प्रश्न, गोबर गांव से भागकर किसके यहाँ नौकरी करता है? ठीक है, तो होरी के पुत्र का नाम है गोबर, गांव से भागकर वह जाता है, नौकरी करता है, और वह डी ऑप्शन है, मिर्जा खुर्शीद के यहाँ वह नौकरी करने लगता है। पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करनी हो तो हमारा संपर्क सूत्र 9415525028 सामने वर्णित है, आप यहाँ से पीडीएफ इन प्रश्नोत्तरी की प्राप्त कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट में आपको हिंदी उपन्यास जितने भी वर्णित हैं सभी के बारे में जानकारी भी प्राप्त होगी। उपजीवी होना घोर लज्जा की बात है, गोदान के किस पात्र का कथन है? उपजीवी होना घोर लज्जा की बात है, प्रोफेसर मेहता, राय साहब, माता दीन या मिर्जा खुर्शीद? तो यहाँ पे सही उत्तर जो होगा वो बी ऑप्शन होगा, उपजीवी होना ये घोर लज्जा की बात है, बी ऑप्शन सही उत्तर के रूप में। 10 नंबर प्रश्न की चर्चा करते हैं। गोदान की नायिका के किस पात्र को चयनित किया जाए? तो नायिका के लिए मित्रों यहाँ पे सही उत्तर जो होगा वो बी ऑप्शन होगा, धनिया, जो उसकी पत्नी है, तो इसलिए धनिया बिल्कुल सही उत्तर होगा, होरी की पत्नी के रूप में है। 11 नंबर प्रश्न की चर्चा करते हैं। गोदान की समीक्षा, प्रेमचंद का गोदान यदि मैं लिखता, बहुत अच्छी समीक्षा है। गोदान की समीक्षा के रूप में कहा गया कि प्रेमचंद का गोदान यदि मैं लिखता, विकल्प हमारे पास में है अज्ञेय, रामचंद्र शुक्ल, जैनेन्द्र और यशपाल, तो इसमें बिल्कुल सही उत्तर जो होगा जैनेन्द्र होगा। मनोविश्लेषणवादी विचारधारा, फ्रायड के सिद्धांत से अनुप्राणित उनका साहित्य रहा और समीक्षा के क्षेत्र में भी उनका बड़ा नाम है। प्रेमचंद का गोदान यदि मैं लिखता शीर्षक से उन्होंने इसकी समीक्षा लिखी, तो सी ऑप्शन होगा, जैनेन्द्र जी का नाम आएगा। 12 नंबर प्रश्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा करते हैं। किस आलोचक ने गोदान की तुलना एक ऐसे मकान से की है जिसके दो अलग अलग खंडों में परिवारों के रूप में गांव तथा शहर रहते हैं? जी हाँ, एक ऐसे मकान की तुलना है जो दो, कितना अच्छा वर्णन इसके अंतर्गत किया गया, दो अलग अलग खंडों में दो परिवारों के रूप में गांव तथा शहर रहते हों, जो कभी कभी एक दूसरे से मिल लेते हों। यानी कहने का मतलब क्या था, उस समय वो गांव की स्थिति जो है
एक वर्ग है वो जमींदार वर्ग है, जो शोषक है, यानी उसका जो भावभूमि बनी हुई है वह अमीरी का जीवन जीता है। एक जो अभाव में संपूर्ण जीवन अपना नष्ट कर देता है, अस्त व्यस्त कर देता है, क्षत विक्षत कर देता है। तो ये दोनों आपस में मिल लेते हैं। जब लगान कर्ज की बात आती है तो आपस में मिल लेते हैं। तो गोदान की तुलना जो है वो इसी माध्यम से की गई, और यह तुलना हमारे महत्वपूर्ण आलोचक, ध्वंसात्मक आलोचना करने वाले जो नाम हैं उनमें हमारे पास में नंद दुलारी वाजपेयी जी का नाम आता है महत्वपूर्ण आलोचन के रूप में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 13 नंबर प्रश्न की चर्चा करते हैं। गोदान में नए जमाने का विद्रोही किसान। ये देखिए, तमाम प्रकार के विषय का बोधन किया गया इसके अंतर्गत। एक जो पुरानी परिपाटी के अंतर्गत चलता है, जो जमीन से इतना प्रेम करता है कि वह उसको छोड़ करके कहीं जाने वाला नहीं है, लेकिन एक दूसरी परिपाटी में वो नए जमाने के विद्रोही किसान का भी वर्णन करते हैं, यानी वह नवयुवक या युवा वर्ग को उद्बोधन देने का भी कार्य करते हैं। और इसके लिए उन्होंने जो पात्र का प्रयोग किया उसका नाम है गोबर, जो कि उसका पुत्र है। तो इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 14 नंबर प्रश्न, मैं किसानों के प्रति न्याय करना चाहता हूं परंतु परिस्थितियों के बीच मजबूर हूं। और ये किसके द्वारा कहा गया? वो है बी ऑप्शन, यानी राय साहब के द्वारा कहा गया कि मैं किसानों के प्रति न्याय करना चाहता हूं परंतु परिस्थितियों के बीच मजबूर हूं। परिस्थितियों का हवाला देकर वो यह कहना प्रयास करते हैं, जमींदारी मिट जाए, बंकर टूट जाए, लेकिन जजमानी अंत तक रहेगी। देखिए, रस्सी जल जाए पर बल उतना तब भी रहेगा, इस प्रकार से कहा गया। ए ऑप्शन है दाता दीन के द्वारा कि जमींदारी मिट जाए, बंकर टूट जाए, लेकिन जजमानी अंत तक रहेगी। जजमानी यानी जो हिटलरी प्रथा है वो सदैव रहेगी। प्रेमाश्रम के किसानों को उन्होंने बहुत विद्रोही दिखाया, लेकिन होरी को अधिक संतोष, धैर्य, सहनशीलता तथा अंधविश्वास का पुंज दिखलाया, जो भारतीय किसानों की विशेषता है। वर्तमान समय की भी बात करें तो आज भी किसान फांसी लगा करके आत्महत्या कर रहे हैं। आज भी किसान सबसे पहले, चाहे वह आर्थिक मंदी हो या कोई भी स्थिति रही हो, अगर मरता कौन है? किसान मरता है। कभी भी कोई पूंजीवादी विचारक नहीं मरता। तो ये जो शोषण हो रहा है उसके बारे में कहा कि प्रेमाश्रम के किसानों को उन्होंने बहुत विद्रोही दिखाया, लेकिन होरी को अत्यधिक संतोष और धैर्य, सहनशीलता का विश्वास पुंज बना करके दिखाया, जो भारतीय किसानों का एक यथार्थ प्रतिचित्रण करता है। और ये कथन कहा गया बी ऑप्शन, यानी नामवर सिंह के द्वारा। आधुनिक आलोचना के बहुत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर के रूप में नाम आता है हमारे नामवर सिंह जी का। उन्होंने इस प्रकार की आलोचना की। 17 नंबर प्रश्न, होरी का गोदान केवल एक किसान का गोदान नहीं है, पूरे समाज का चित्रण है। प्रेमचंद का गांधीवाद आधुनिकता से टकराकर चूर चूर हो जाता है। ये गांधीवादी विचारक के रूप में कहा, हमारे महत्वपूर्ण आधुनिक या समकालीन आलोचना के एक सशक्त हस्ताक्षर इंद्रनाथ मदान जी के द्वारा कहा गया। मैंने कहा कि होरी का गोदान केवल एक किसान का गोदान नहीं, पूरे समाज का चित्रण करते हैं। ये संपूर्ण साहित्य, जैसे एक साहित्यकार की बात करें तो उसके साहित्य में उत्तरोत्तर विकास होता है। जैसे जैसे वह उसकी उम्र या अनुभव बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसके लेखन में पैनापन आ जाता है, शार्पनेस आती जाती है। और उतना ही शार्पनेस उनके इस उपन्यास के अंतर्गत आती है। मदान जी के द्वारा यह कथन कहा गया। प्रेमचंद को उपन्यास के सम्राट दी किसने? उपन्यास सम्राट की उपाधि, तो उसके लिए हमारे पास सी नाम आता है, शरदचंद्र। शरदचंद्र बंगला कथाकार के रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण और सबसे विशिष्ट हस्ताक्षर हैं। शरदचंद्र के जो उपन्यास हैं, जो लेखन है, उनका पूरा प्रभाव प्रेमचंद स्वीकार करते हैं। और इसीलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उपन्यास सम्राट की या कथा सम्राट की उपाधि से उनको अलंकृत किया गया। 19 नंबर प्रश्न हमारे पास में है, मुंशी प्रेमचंद किसानों के कवि हैं। उनके सुख दुख में शरीक होकर उनके साथ हंसने रोने वाले सहृदय व्यक्ति हैं। जी हाँ, 3 आत्मकथाएं लिखी गई, जिसमें प्रेमचंद घर में उनकी शिवरानी देवी पत्नी के द्वारा लिखा जाता है। प्रेमचंद की अगर हम बात करें तो उनकी 2 रचनाएं, एक अमृत राय के द्वारा और दूसरी जो उनकी आत्मकथा जीवनी लिखी गई वो मदन गोपाल के द्वारा। तो ये 2 आत्मकथाएं उनकी जीवनी लिखी गई। तीनों में उनके इस रूप का वर्णन किया गया। उनका अपना खुद का प्रेस था, उस प्रेस से उनका जीवन यापन नहीं हो रहा था, परंतु फिर भी वो बहुत धीमे उजाले में जिस प्रकार बन पड़ता था। उनके जो पत्र खरीदने वाले लोग थे, उनका पेमेंट भी बहुत बाकी रहता था। तो एक बार उन्होंने एक
पत्र के माध्यम से उन तक संवाद किया कि ये पत्रों का जो आदान प्रदान है ये संभव नहीं हो पा रहा है, कृपया अपना बकाया जमा करा दें। तो ऐसी स्थिति भी आई, उनको प्रेस बंद करना पड़ा, लेकिन लेखन कार्य नहीं बंद किया। वह महत्वपूर्ण समीक्षक, महत्वपूर्ण आलोचक, महत्वपूर्ण रचनाकार के रूप में है और यहाँ पे कहा गया कि किसानों के कवि हैं। देखिए, कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है उपन्यास, गद्य की रचना है परंतु महाकाव्य, और महाकाव्य का सीधा सीधा अर्थ ये होता है आदि और अंत तक का वर्णन किया जाए। किस प्रकार से उसकी त्रासदी का प्रारंभ होता है, किस प्रकार वह अपने जीवन में सभी क्लिष्टताओं को लेकर के उनका दमन कर लेता है। तो महाकाव्य की पूर्णता हमारे मुंशी प्रेमचंद के गोदान उपन्यास को प्राप्त है। उनके सुख दुख में शरीक होकर उनके साथ में सहृदय रोने वाले व्यक्ति हैं। जैसे अगर हम बात करें तो नागार्जुन की प्रगतिवादी कविता एक है जिसमें कहा गया कि इंदुमती के मृत्यु शोक में अज रोया या तुम रोए थे। कहने का मतलब यह है कि वो कहते हैं कि किस प्रकार एक श्रेष्ठ रचनाकार अपने पात्रों के ऐसे रुदन का चित्रण करने के लिए साथ साथ रोता है। वैसा ही कुछ यहाँ पे बतलाया गया। सही उत्तर जो होगा वो डी ऑप्शन होगा, यानी बाबू गुलाब राय के द्वारा ये कथन कहा गया। पुनः देखते हैं हम 20 नंबर प्रश्न। होरी का चरित्र भारत के अज्ञेय किसान का चरित्र है, गोदान उसके भगीरथ प्रयत्न की गाथा है। बहुत अच्छा कथन है। ये कथन जो कहा वो ए ऑप्शन रामविलास शर्मा, मार्क्सवादी प्रगतिवादी आलोचक रामविलास शर्मा जी के द्वारा कहा गया। और कहा उन्होंने कि होरी का चरित्र भारत का अज्ञेय किसान का चरित्र है, गोदान उसके भगीरथ प्रयत्न की गाथा है। और ये कथन एक ऑप्शन रामविलास शर्मा के द्वारा कहा गया। मैं कम्युनिस्ट हूं, किंतु मेरा कम्युनिज्म केवल इतना ही है कि हमारे देश के जमींदार श्रेष्ठ आदि जो कृषकों के शोषक हैं तो वो न रहें। देखिए, कम्युनिस्ट होने का मतलब बताया गया, साम्यवादी, सामंतवादी या वामपंथी विचारक भी कहा गया, परंतु महत्वपूर्ण क्या है, विनम्रता भी है महत्वपूर्ण। और ऐसे ही विनम्र विचार के द्वारा वह कहते हैं कि किसानों के शोषक न रहें, क्योंकि किसान क्या है, अन्नदाता है, और अन्नदाता सदैव किसी का भला ही करता है, कभी किसी का बुरा नहीं करता। तो ये विनम्रता भरे जो वचन है वो प्रेमचंद जी के ही वचन हैं, और उन्होंने इसी विनम्र स्वभाव से किसान के यथार्थ का अभिव्यक्तिकरण अपने उपन्यास के माध्यम से किया। गोदान के नायक होरी के लिए कौन सा कथन सही? हजार कष्टों के बाद भी जो सुख खेतों में है वह मजदूरी में कहाँ। होरी अपने यथार्थवादी स्वरूप के इर्द गिर्द नजर आता है। होरी उदात्त मूल्यों से बिल्कुल परे है। होरी विद्रोही पीढ़ी का किसान है। तो ये विद्रोह उससे न हो सका। विद्रोह किसके द्वारा हुआ? वो गोबर के द्वारा हुआ। यही विद्रोही किसान जो है, ये ऑप्शन इसमें गलत है। बाकी यथार्थवादी स्वरूप के इर्द गिर्द है। सुख खेतों में ही मानता है, मजदूरी में नहीं मानता। उदात्त मूल्यों से बिल्कुल परे है, और ये कथन जो है बिल्कुल सही है, ये इसमें नहीं होगा। और ये कथन गोबर के लिए है जो विद्रोही पीढ़ी का किसान। पुनः देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। प्रेमचंद गोदान विषय में निम्न में से सही नहीं है। जीवन के आदर्शवादी चित्रों की अभिव्यक्ति है, अंधविश्वासी प्रवृत्तियों का चित्रण है, सामंती महावजनी शोषण की तस्वीर है। इतनी देर से मैं वही बखान कर रहा हूँ। पात्रों की प्रकृति के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है, ये उनके इस उत्तरोत्तर विकास का परिणाम है। आदर्शवादी की जगह यथार्थवादी चित्रण किया गया है। जीवन के सभी यथार्थवादी चित्रण आदर्श की ओर उन्मुख हैं। उन्होंने ये कहा कि जीवन कैसा होना चाहिए सदैव, लेकिन बताया ये कि जीवन हमारा कैसा है। तो ये किसानों की दुख की गाथा या समस्याओं की गाथा का वर्णन किया गया। होरी की गाय का क्या नाम रखा गया? जी हाँ, इस शीर्षक का नाम है गोदान, जिसको आधार बनाया गया है, अंधविश्वासों की परिपाटी के अंतर्गत तोला गया है। तो होरी की गाय का नाम है सुंदरिया, कामधेनु, कमरिया या शोभना। तो सही उत्तर जो होगा वो ए ऑप्शन होगा, सुंदरिया नाम रखा गया होरी की गाय का नाम, और यही गाय को आधार मान करके इस कथानक गढ़ा गया। लेकिन क्या क्या प्रस्फुटित हुआ ये हम आप सब जानते हैं। कथन सभी मैंने रखे, पूरी परिपाटी मैंने इसके अंतर्गत विशिष्ट कोटि की परिपाटी का वर्णन किया। गोदान कृषक जीवन का महाकाव्य था, है और रहेगा। ये समाज की जो अपंगता है वो किसानों को ऐसे ही मरने देगी। इसका सुधार, इसकी जो पृष्ठभूमि है वो सदैव सुधरनी चाहिए। ऐसे आशा के साथ मैं उपन्यास के सभी महत्वपूर्ण बिंदु आप तक पहुंचाता हूं। उदात्त का सृजन केवल योद्धाओं के चित्रण से नहीं होता, अपितु सामान्य जन के चित्रण से भी होता है। उसका सृजन संभव है,
गोदान उपन्यास के लिए कथन जो कहा वो हमारे महत्वपूर्ण आलोचकों में से रामविलास शर्मा जी ने ही कहा। मैं पुनः पढ़ता हूँ, उदात्त का सृजन केवल योद्धाओं के चित्रण से नहीं होता, सामान्य जन के चित्रण से भी होता है। ऐसे उदात्तता के लिए उन्होंने इस सृजन को बतलाया। ये ऑप्शन सही होगा। मित्रों, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ हम सीरीज में सभी मित्रों से निवेदन करते हैं आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करें। गुरुचेला एकेडमी आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहेगा। संपर्क सूत्र 9415525028, PDF और लाइव क्लासेस के लिए संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। एनटीए नेट से पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही इकाइयों के लिए आप हमसे संपर्क करें। महत्वपूर्ण बिंदु प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।